हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के 10 के दमदार ट्रेड्स की। शो की शुरुआत सुबह की स्मैकी हेडलाइंस के साथ। बाजार में दिख रहा है दबाव। निफ्टी करीब 50 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,400 के करीब। बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की गिरावट के साथ लगातार पांचवें दिन दबाव। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी नरमी। पांचवें गियर में ऑटो इंडेक्स 1.5% की शानदार मजबूती। नतीजों और ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से एमएनएम करीब 3% ऊपर। निफ्टी का टॉप गेनर बना। चुनिंदा एफएमसीजी और आईटी शुरू में भी आज खरीदारी कम, लेकिन रियल्टी, एनर्जी और बैंकिंग में दबाव। विदेशी फार्मा कंपनियों पर ट्रंप की सख्ती से फार्मा में बिकवाली। इंडेक्स करीब 1% कमजोर। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स में शामिल और बिंदो फार्मा भी वायदा के टॉप लूजर्स में। अच्छे ऑर्डर बुक और मजबूत गाइडेंस से कोफोज करीब 4% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही शानदार नतीजों से सीसीएल प्रोडक्ट्स और डीसीएम श्रीराम में भी करीब 10 से 14% तक का इजाफा। अच्छा, हम आगे बढ़े, मार्केट से चर्चा करें उससे पहले एक लिस्टिंग। FY26 नए फाइनेंशियल ईयर की पहली लिस्टिंग होने जा रही है भैया। एथर एनर्जी, वो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, जिसकी लिस्टिंग की हो रही है तैयारी। थोड़ा सा ठंडा रिस्पॉन्स मिला था। ये आईपीओ करीब 1.43 टाइम्स भरा सक्सेसफुली। हालांकि ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए एथर ने मोबिलाइज कर लिए। 321 रुपए की इशू प्राइस तय करी गई थी। एचएनआई का हिस्सा अंडर सब्सक्राइब था 0.66 टाइम्स। वो तो क्यूआईबी और रिटेल थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ, उससे ये आईपीओ सक्सेसफुली सेल थ्रू होने में कामयाब रहा। 321 के सामने लाइए भाई। शुरुआती टिक्स किस तरह के हैं? लार्जली शायद एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी हो रही है। जी हाँ, एक एक्सचेंज पे तो पहला टिक 326 के आसपास का, 321 के सामने। तो मोटा मोटी जैसा एक्सपेक्टेड एक लार्जली फ्लैट ओपनिंग या फ्लैट लिस्टिंग एथर एनर्जी की आती हुई आपकी स्क्रीन पे। एक एक्सचेंज में अब तक भाव रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन एनएससी के भाव आपकी स्क्रीन पर हैं। तगड़े वॉल्यूम्स के साथ वो 328 के आसपास कामकाज करता हुआ। गौरांग सर से रिक्वेस्ट भी कर रखी है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के जुड़ेंगे और एथर एनर्जी पे 2 तरह के सवाल सबके जहन में होंगे। जिन्होंने 321 पे सब्सक्राइब करा था, ज्यादातर लोगों के पास माल तो आ ही गया होगा। उनके लिए क्या व्यू है जो साइडलाइन में बैठे थे? क्योंकि अपन ने ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग हिस्ट्री अब देख ली है, कहां से कहां गया था और कहां आके मामला गड़बड़ाता ही चला गया उसका। एथर भी सिमिलर बिजनेस मॉडल, लॉस मेकिंग एंटिटी, बहुत कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जिन वैल्यूएशंस पे आई थी, अगर मैं इनकम्बेंट से बात कंपैरिजंस ड्रॉ कर लूं, जिन जिन पैरामीटर्स पे ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि लॉस मेकिंग थी ये, तो सब कैश रिच कंपनीज, अपनी टू व्हीलर पुरानी मैन्युफैक्चरर, सब ईवी स्पेस में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर बहुत एग्रेसिव और तगड़ा मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो ऐसे में बेहतर था कि प्राइस डिस्कवरी बाजार पे छोड़ दी जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए। खैर, इशू प्राइस के इर्द गिर्द ही कामकाज करता हो। गौरांग सर, वेलकम बैक। कहाँ चले गए थे आप? ब्रेकफास्ट के लिए गए थे क्या? अरे अभी जुड़े ही नहीं गौरांग सर। जब जुड़ेंगे तो खैर उनसे अब आगे बातचीत करेंगे। खैर, एथर एनर्जी की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे। अब आइए जरा आज के शो लाइनअप पे। इस 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ पालविया साहब और मानस जायसवाल साहब पिछले शो से कंटिन्यू करते हुए, साथ में अब भोपाल से रचनावैद्य.in की रचना वैद्य और मुंबई से निर्मल बंग के विकास सालुंखे भी जुड़ते हुए इन चारों से बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स लेंगे। गौरांग सर पैच होते हुए, गौरांग सर कहाँ चले गए थे? ब्रेकफास्ट करने गए थे क्या? नहीं, वो थोड़ा लैपटॉप की बैटरी जरा डाउन हुई थी तो उसको चार्जिंग में लगा रहा था। अच्छा गौरांग सर, एथर अब 2 तरह के लोग, एक जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब करा, 321 में माल आ गया उनके लिए, और दूसरा तबका वो था जिन्होंने ओला टाइप सिनेरियो ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए देखे, इसी का पीयर लिस्ट होने आया था। और अभी मेंशन कर रहा था लॉस मेकिंग है अपने। अब वैल्यूएशंस कंपैरिजंस ड्रॉ करूं तो इनकम्बेंट से तो कई सारी कैश रिच इनकम्बेंट से स्ट्रेच वैल्यूएशंस नजर आ रहे थे। तो बाजार को डिसाइड करने दे, प्राइस डिस्कवर करने दे, उसके बाद सोचेंगे।
जोजीत का हाउस कॉल क्या था एथर पे, और इन दोनों तरह के तबके के लोगों के लिए जो साइडलाइन में बैठे थे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके लिए व्यू क्या बनता है? देखिए, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आईपीओ नोट द्वारा, आशीष सबसे पहले तो सभी को शुभ प्रभात और प्रणाम हमारे तरफ से। तो आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब की राय दी थी, लेकिन एक लटकती हुई तलवार बिल्कुल है मूल्यांकन को लेकर के और जो कारोबार में ये कंपनी कामकाज करती है। और हमने ओला के समय में, आपने ओला का जिक्र किया, तो ओला का आईपीओ मेरे ख्याल से 75-76 के आसपास आया था, फिर चल के 150 तक गया और अब आईपीओ के भाव से मेरे ख्याल से 40-50% डिस्काउंट में चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि लंबी अवधि का नजरिया रखे तो आप निवेशित रहे। लिस्टिंग गेंस के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, हालांकि कुछ टिप्पणियां ऐसे सुनी थी कि ज्यादा उम्मीद लिस्टिंग गेंस की नहीं रखनी चाहिए। अब लिस्टिंग किस प्रकार की होती है ये देखना अनिवार्य होगा, लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो निवेशित रहे। ओला की तुलना में थोड़ी बहुत बेहतर कंपनी दिखाई देती है, लेकिन हाँ, मूल्यांकन थोड़े ऊपर की तरफ। ओके, लंबी अवधि के लिए जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। लिस्टिंग गेन्स तो खैर है ही नहीं, दिख ही रहा है 2-3% ही अपनी इशू प्राइस के इर्द गिर्द इस समय कामकाज करता हुआ एथर। चलिए, हो गई लिस्टिंग। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। आइए जरा निफ्टी की चाल दिखा देता हूं, मार्केट्स का मूड दिखा देता हूं। 45 मिनट का सेशन हो चुका है। निफ्टी इन ग्रीन शुरुआत कर रहा था, उसके बाद अब 1/4% दबाव के साथ कामकाज करता हुआ भारी पड़ती हुई निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। निफ्टी बैंक दिखाइएगा। निफ्टी बैंक कल 1/3% के ऊपर, आज 0.5% दबाव में ये पॉकेट दिक्कत कर रही है। दूसरा, अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर आएगी तो दिखेगा आपको अपने आप में रिलायंस इंडस्ट्रीज दिक्कत करता हुआ, क्योंकि वो शुरुआती टिक्स में 0.5% दबाव में था। रिलायंस भारी पड़ रहा है, तो ये दो पॉकेट्स के चलते निफ्टी का मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। वीरू से जरा सा लेवल्स को रिविजिट कर लिया जाए। वीरू, निफ्टी बैंक 45 मिनट के सेशन के बाद अब तक के मूड आपने सही दिखाया था। विक्स इंचअप कर रहा है, यहाँ पे मूड गड़बड़ा रहा है। विक्स दिखा रहा है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, थोड़ा सा डर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है भाव में। देखिए, इंडिविजुअल पॉकेट्स में आशीष, इट्स ऑटो विच इज़ डूइंग वेल। अदर देन दैट मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसी पॉकेट नहीं है जो हमें स्ट्रेंथ दे। इनिशियली एक डिप आया, 420 से पुल बैक लिया, 480 को टेस्ट किया, निफ्टी लेके आइए प्लीज़। बट अब जो थोड़ा सा अपना कोरिलेशन है ना, वो एस्टेब्लिश कर रहा है निफ्टी बैंक के फॉल के साथ। जैसे कि मैं उल्लेख कर रहा था कि निफ्टी बैंक में या फिर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इज बिलो 20, तो निफ्टी बैंक उसको चेस करता है। और निफ्टी बैंक पोस्ट, याद रखिएगा, पोस्ट 15 अप्रैल पहली बार 10 डे के नीचे है। इंडिया विक्स का बढ़ना, तो थोड़ा सा देखिए निफ्टी बैंक आउटलुक कमज़ोर कर रहा है। और निफ्टी बैंक में ऐसे सूरत हाल में माइट भी 54,500 तक, 54,400 तक, 54,200 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है अगर हम 10 डे के नीचे कुछ देर और सस्टेन कर गए। बट निफ्टी पे आशीष अभी कोई शॉर्ट का व्यू नहीं है। बट लुक, अगर 24,300 की ट्रैजेक्टरी मिले, 24,280 की ट्रैजेक्टरी मिले तो दिमाग लगाएंगे। बट अभी निफ्टी बैंक को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। क्लियरली प्रेशर विजिबल है आशीष। ओके, ये है मार्केट्स का मूड। अच्छा, चारों एक्सपर्ट जो टेक्निकल्स बैठे हुए हैं देश के जाने माने, वो तो मैंने आपको दिखा दिए। साथ में कुछ देर बाद मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर से मार्केट पे चर्चा करेंगे। मार्केट से ज्यादा सुदीप सर तो अपन सब स्टॉक वॉक सब पे बातचीत करने वाले बढ़िया से। और आगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया साहब भी होंगे, उनसे भी बाजार की बढ़िया सी कराएंगे मैपिंग, और सुशील जी के रडार पे कौन से स्टॉक्स और थीम्स हैं इस पर भी बातचीत। खूब स्टॉक स्पेसिफिक तड़का आगे आएगा। लेकिन अब पहले 10 के दमदार ट्रेड्स। रचना जी, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल और कौन से प्रेफर्ड पिक्स मैन? जी गुड मॉर्निंग एंड हालचाल ठीक ठाक। और पिक्स में स्टॉक्स को तो पिक करेंगे ही, लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन स्विंग बनने के चांसेस है, तो उस पर भी नजर होनी चाहिए। मेरे तरफ से स्टॉक पिक्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम एक रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक तो कल से गिर ही रहा है, और अभी भी अगर हम इस पे एक फ्रेश शॉट बनाते हैं फ्यूचर्स पे, तो 2090 का एक एसएल लगाना चाहिए फ्यूचर्स पे। एंड जब तक 2090 के नीचे है तो चांसेस है कि ये 2050 एंड 2040 डाउन साइड पे एज ए टारगेट अचीव करेगा इन अ डे और टू। सो वन ऑफ द कॉल्स इज दिस। और दूसरा जो कॉल है वो इंडियन होटल्स है, जिसके रिजल्ट के बावजूद ये इस हिसाब से गिर रहा है जैसे एज इफ देयर इज नो टुमारो। 774 पे है फ्यूचर्स। अगर ये 782 के नीचे रहता है तो यहाँ पे भी चांसेस है कि हम 760 को टच करेंगे।
ओके, ये दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड्स पे। विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो आईटी से रहेगा कोपोच में गैप अप होने के बाद वापस 200 डीएमए को यहाँ पे वापस टेस्ट करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है वापस यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेगा 7600 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 7460 के स्टॉप लॉस से कोपोच को यहाँ पे बाय करना है। मुझे लगता है वापस 8000 के आसपास की टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकती है, तो कोपोच मेरा पहला बाय कॉल रहेगा 7460 के स्टॉप लॉस से। दूसरा भी बाय कॉल रहेगा चंबल फर्टिलाइजर, जहाँ पे 700 का इम्पोर्टेंट हर्डल इंट्राडे में देखने मिल रहा था, वो ब्रेक हुआ है, उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 730 के टारगेट के लिए यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर को बाय करना है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे में देखने मिलेगा 696 का है, तो 696 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर को बाय करना है 730 के टारगेट के लिए। कोफोर्ज और चंबल फर्टिलाइजर बाय आइडियाज, कोटक और इंडियन होटल सेल साइड के। पालविया साहब, आपके रडार पे कौन से? तो आशीष जी, पहला स्टॉक बाय साइड का और अगेन हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ हमने शो की शुरुआत में दिया था, और अब यहाँ पे हमें लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल पे भी फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने देखा है स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से, और आज का जो एक्शन है वो दिखाता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड के मूव 7150 7170 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7020 के आसपास। दूसरा स्टॉक है वो है शॉर्ट साइड का, और उसमें बजाज फाइनेंस हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। नंबर के बाद स्टॉक में करेक्शन था, वापस स्टॉक में थोड़ा पुल बैक जरूर बना है, बट अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 9000 के लेवल को रिगेन नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देने चालू करता है, जब तक ये स्टॉक की एक वीकनेस रहेगी। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8780 8750 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने के लिए 8960 के आसपास। ओके, आपका ट्रेड है सेल बजाज फिनसर्व और फाइनेंस, माफ कीजिएगा। चलते हैं अब मानस के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। ये दोनों ट्रेड सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो यूनियन बैंक में बिकवाली करनी है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे यूनियन बैंक फिसला है, तो 125 रुपए 60 पैसे 125.60 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 119 तक के टारगेट पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक पीएफसी का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आई थिंक 4 या 5 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है, इसलिए पीएफसी में 411 के स्टॉप लॉस से 392 के टारगेट के लिए बिकवाली करने के रह जाएंगे। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे, और 403 पे आपका एक सेल कॉल है। निफ्टी बैंक है डे लो 54630। जरा प्लीज़ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे, और कुछ देर में सुदीप जी से चर्चा शुरू करेंगे जब सुदीप जी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हीट मैप के मुताबिक बैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रेशर, शॉर्टिंग के आंकड़ों में बैंकिंग सबसे ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 6426 पे डेलो पे। मेरे पास स्टैट्स नहीं आ रहे, प्लीज़ जरा कंट्रीब्यूटर्स रखेंगे निफ्टी बैंक के। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई सब इस वक्त डेलो की ट्रिजेक्टरी पे आके ट्रेड करते हुए। एक ट्रेड और बात कर लेता हूँ जिसकी, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो रहा है, वो कोलैप्स कर रहा है, डेलो पर आ रहा है। ये रचना जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आपका व्यू, बहुत ही बड़ा रिवर्सल आया है 100 EMA से, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इस स्टॉक को? जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। नेवरदलेस फिलहाल वो जहाँ पे है 2162 के करीब ऑन फ्यूचर्स, वहाँ पे एक चांसेस है 2150 के आसपास शायद सपोर्ट इमर्ज हो और एक पुल बैक मिलेगा। और अगर वो पुल बैक मिलेगा तो दोबारा से 2220 की तरफ काउंटर को लेके जा सकता है, अगर 2150 होल्ड कर गया तो। अगर 2150 भी टूटा, देन वी कुड बी गोइंग टुवर्ड्स 2090 एज वेल। हाँ, ठीक बात। चलिए, अब इस बीच एक काम करा जाए। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ते हुए। बहुत दिनों बाद सुदीप सर से मेरी मुलाकात हुई। सुदीप सर कहाँ गए हुए थे? मैं था, आप नहीं दिखते थे आजकल। ये लोग पूछते नहीं है मुझे। सुदीप सर, वेलकम ऑन द शो। ये बड़ी अनसर्टनिटी है। एक तो उधर ट्रम्प साहब जब से आए पिछले 5-6 महीने से अनसर्टनिटी तो परेशान करी हुई है।
ऊपर से अपने डोमेस्टिक क्यूज बड़े अनसर्टन हो गए हैं, रोज कोई ना कोई नया अपडेट, फला तैयारी, ये तैयारी, वो तैयारी। इन अनसर्टनिटीज के बीच में हम लोग कैसे नेविगेट करें इस बाजार को? बस ये तरीका रखें क्या कि इन्वेस्टेड तो रहना है भारतीय बाजारों में, ये सब अनसर्टनिटी हमेशा लिंगर ऑन करती रहती है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हो तो वो क्या कहते हैं, बाय राइट एंड सिट टाइट, वही वाला मामला अपनाया जाए। अप्रोच क्या रखें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहना है आशीष जी। देखिए, जो डोमेस्टिक अनसर्टिनिटी है वो अनफॉर्चुनेट है और वो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। उस पर तो जरूर नजर रखना पड़ेगा बिकॉज वो डायरेक्टली अब हमारे मार्केट को अफेक्ट करता है। इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत चैलेंज अभी भी है, जो कि जो एफएमसीजी के आंकड़े आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के आंकड़े आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि डिमांड पिकअप सही ढंग से हुआ नहीं है। तो उस पर तो जरूर नजर रहेगा। इंडिया पाकिस्तान वाला इशू पे भी बहुत कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। साथ साथ जैसे आप जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट और ट्रम्प साहब रिलेटेड जो अनसर्टिनिटीज ट्रेड वार लेके है, उस पर नजर रहेगा। आज फेड का कमेंट्री आएगा, उस पर भी नजर रहेगा। हालांकि ब्याज दरें तो चेंज शायद होगा नहीं, पर कमेंट्री पे नजर रहेगा। ओवरऑल एक वोलेटाइल स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और ये स्थिति ऐसे ही रहने की उम्मीद है अगले 2-3 हफ्ते, जब तक 3 हफ्ता क्या 4 हफ्ता बताइए, 2 जून तक साफ होगा कि वो 90 डे का जो पॉज था उस पर क्या हो रहा है। बाय दैट टाइम कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स शायद हो जाएंगे, तो नजर ये सब पे रहेगा। पर ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। मुझे लगता है इंडियन मार्केट अपर साइड में या लोअर साइड में ब्रेकआउट नहीं होगा, एक रेंज में ही घूमता रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही है, जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए शायद अच्छा है, सतर्क रहना चाहिए। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जहां पे वैल्यूएशन अभी भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। पर हाँ, ये टॉप डाउन मार्केट नहीं है, ये बॉटम अप मार्केट है। तो आपको सोच समझ के स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना है। अच्छा, इस बीच येस बैंक का स्टॉक दिखाइएगा। वो जो अखबारों में छपा था उस पर नेटवर्क के बैंकिंग सोर्सेज बता रहे हैं भाई ऐसी कोई एप्लीकेशन आरबीआई के सामने थी नहीं जो सुमितोमो को मंजूरी मिलने के बाद, शायद इसीलिए वो गैप अप के बाद वो मामला टिक नहीं पा रहा है। खैर, वो फ्लैश टिकर टीम सारे डिटेल्ड अपडेट्स आपके लिए चला देगी कुछ देर में। सुदीप सर, स्पेसिफिक पॉकेट्स अपनी जगह, ओवरऑल मार्केट्स के लिए बीच में वो वैल्यूएशन एक्सेसेस थे, वो अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं, फ्रॉड था। अब समीकरण हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए और मूल्यांकन को, ये भाव जो खड़े हुए उसको देखते हुए मोटा मोटी क्या कहा जा सकता है? वो एक्सेसिव वैल्यूएशन, वो फ्रॉड खत्म हो गया एटलीस्ट वैल्यूएशन के फ्रंट पे? अनसर्टेनिटी अपनी जगह, वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंफर्टेबल पोजीशन में है भारतीय बाजार या नहीं? आशीष जी, एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वैल्यूएशन जरूर ऊपर से नीचे आया है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा आया है। पर आज भी अगर आप देखेंगे दुनिया का जो बड़े मार्केट्स हैं उसमें से इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन सबसे ऊपर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए, एफआईआई जब निवेश कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है, पर आज के दिन में इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन सब मार्केट से ज्यादा है अभी भी। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत सिलेक्ट पॉकेट्स में काम होगा। और अगर आप देखेंगे ये जो पिछले कुछ हफ्तों में जो खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से, वो प्रिडोमिनेंटली वेरी लार्ज कैप स्टॉक्स, मतलब वो टॉप 20 स्टॉक्स में ही खरीदारी ज्यादातर हुई है एफआईआईज की तरफ से, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट सिग्निफिकेंट है। तो मैं आने वही वाला था, अगर अभी भी वैल्यूएशन रिच हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं भारतीय बाजारों के, तो ये एफआईआईज 13 दिन से खरीदारी क्यों कर रहे हैं? तो आप कह रहे हो सिलेक्टिव लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्ट में, वहां पे ये पैसा चैनलाइज हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या हम स्ट्रक्चरली दुनिया से बेहतर हैं इसीलिए यहाँ पे फिर भी इवेंचुअली पैसा आ रहा है, या कोई और रीजन है? देखिए, रीजन तो सिंपल है। यूएस मार्केट में इतनी अनिश्चयता आ गई है और यूएस मार्केट में जैसे पॉलिसी मेकिंग चल रहा है ट्रांजैक्शनल वे में, इसमें बहुत सारे एफआईआईज थोड़ा घबराए हुए हैं और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली यूएस मार्केट से करना चाहते हैं, इसीलिए पैसा यूएस से निकाल रहे हैं और कोई ढंग का मार्केट, ढंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो उसमें इंडिया जरूर फीचर कर रहा है, क्योंकि बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया का अट्रैक्टिवनेस डेफिनेटली है। ग्रोथ अभी भी कुछ भी हिसाब आप ले ले, 6 से 6.5% के बीच में जीडीपी ग्रोथ का प्रिडिक्शन आ रहा है। वो लार्ज जो मार्केट्स हैं, लार्ज कैपिटल मार्केट्स हैं, उसमें सबसे बेहतर है। तो जरूर इंडिया मार्केट को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं। पर वो वैल्यूएशन कंफर्ट वाली बात आ जाती है, तो उस
चक्कर में, उस सिलसिले में मुझे लगता है कि वो अभी भी लार्ज कैप में ही कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस वीकेंड पे एक हेडलाइन ग्रैब कर रही थी, बर्कशायर हैथवे $350 बिलियन इन कैश। अब उसको कैसे रीड करूं? ये कैश इज किंग क्या है? ऐसा बाजार है क्या? ये फिर यूएस मार्केट की कहानी है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वहां पे स्टॉक चुनना मुश्किल हो रहा है, अपने आप पर्याप्त आइडियाज कोई कमी नहीं है, ऐसा है क्या? कुछ हद तक तो ऐसा है। देखिए, थोड़ा डिफरेंटली मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूंगा। यूएस मार्केट में आइडियाज की कमी वहां पे भी नहीं है, बहुत सारे आइडियाज हैं। जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, आइडियाज है, वो डेफिनेटली यूएस मार्केट में है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं सिलिकॉन वैली में ये सब नए आइडियाज के लिए फंडिंग मिलना रिलेटिवली आसान है, तो सारे आइडियाज वहां पे जरूर है। पर समस्या ये है कि लिस्टेड यूनिवर्स में जो टेक फोकस्ड कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे चला गया है। तो वॉरेन बफेट साहब वहां पे कंफर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कैश, लॉट ऑफ कैश उनके फंड में अभी भी है, पड़ा हुआ है। और इंडिया में बात यह है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस, जो हम अगर बात कर रहे हैं कि टॉप 20 लार्ज कॉर्पोरेट्स इंडिया के, ये तो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस हैं। यहाँ पे तो आपके अल्ट्राटेक, रिलायंस, ऐसे तरह के कंपनीज का नाम आएगा। और ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि एक तरह से मैं तो इनको सदाबहार बिजनेस कहता हूं। ये तो चलता रहेगा, बहुत सारे इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो सिग्निफिकेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो शायद इसमें वो निवेश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट आने वाले दिनों में है। और ये टू एन एक्सटेंट शेल्टर्ड है, ग्लोबल जो हेडविंड्स है, ट्रेड वार है, ये सबसे शेल्टर्ड है। ओके सुदीप सर, थैंक यू सो मच बाजार के मैक्रोज बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। और इस नोट पर अब ट्रांजिशन करा जाए, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया साहब स्क्रीन पर नजर आएंगे। केडिया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। केडिया सर, थोड़ा सा नर्वसनेस स्क्रीन पे दिख रही है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ी लिंगर कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो आपसे निफ्टी की पोजिशनिंग समझनी थी। आप क्या अप्रोच ले रहे हो, निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? देखिए, आपसे बातें कम करने का अवसर मिल पाता है, इसलिए कुछ कुछ बिंदु जो पिछले वीक और उसके पिछले वीक हमने आपके चैनल पे कहे, उन्हें मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 2025 में एक और नया लो देखेंगे, ऐसी पेशकश हमने रखी थी आपके चैनल पे। और लास्ट 8-9 ट्रेडिंग सेशन पे बाजार जाके अग्नि परीक्षा सबके मनों की ले रहे हैं। बैंक निफ्टी ने जो क्रैक कर दिया था चार्ट को नीचे की तरफ पिछले 2-3 दिनों में, आज निफ्टी में भी करीब करीब वो क्रैक आ गया। तो जो इस सिजलिंग रैली में बैंक्स ने, फाइनेंशियल्स ने और रिलायंस ने इंडाइसेस को लीड किया, मुझे लगता है ऑन द वे डाउन अब यही लीड करेंगे। आज रिलायंस में भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। हम आईटी के स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग से परहेज रखेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम सिर्फ प्राइवेट बैंकों को शॉर्ट करेंगे और अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे उन्हें, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम सेलिंग से परहेज करेंगे, शॉर्ट सेलिंग से, क्योंकि हो सकता है उनमें सब्सटेंशियली हायर बॉटम बन जाए। और अगर ये बाजार का एक नया लो आ जाता है, अगर तो रहेगा, देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो हम नहीं बन पाएंगे, तो अगर ये नया लो एक और आ जाता है तो साथ ही बहुत सारी चार्ट इस बात को पॉइंट कर रही है कि ये शायद करेक्शन का या मंदी का अंतिम चरण हो सकता है, जिसके बाद एक तरफा निफ्टी 32,000 की तरफ और अधिकतर लार्ज कैप स्टॉक्स 40-50% की रिटर्न दे दे और दुनिया भर के स्मॉल स्टॉक्स 100-200% रिटर्न भी दे दे। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर को बहुत सिलेक्टिव, बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ओके, जैसा कि आपने कहा कि आप शॉर्ट व्यू रखते हैं यहाँ पर, और शॉर्ट के लिए भी बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि आप प्राइवेट बैंक्स पे शॉर्ट हैं, बट वो चीज़ आपको पीएसयूज़ पे दिखाई नहीं दे रही है। अदर देन सुशील जी, आपके इस व्यू के मुताबिक जब निफ्टी बैंक कोलैप्स करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ हमारे डाउनसाइड को स्पॉन्सर करेगी जहाँ पे एक तर्कसंगत शॉर्ट लेना अच्छा विकल्प है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, पर सावधानी किस तरह के स्टॉक्स में रखकर उनको अवॉइड करें। अगर बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से बाकी मार्केट के साथ अगर 10% घट भी जाता है,
तो हो सकता है साल के अंत तक बजाज ऑटो 70-80% ऊपर बढ़ जाए। तो ये कैसे पता कि 10% घटेगा, 6% में इसका बॉटम नहीं बन जाएगा? तो जहां सब्सटैंशियली लार्जर तूफानी अपसाइड के पोटेंशियल दिखते हैं, उन स्टॉक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जहां पर अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखता है साल भर में, जैसे वोल्टास का स्टॉक हो सकता है मार्केट करेक्शन में 10-15% बढ़ जाए और ओवरऑल वोल्टास अगले 3 महीने में 50% बढ़ जाएगा, तो मैं वोल्टास शॉर्ट नहीं करूंगा, उल्टा लॉन्ग करूंगा। तो आपने जो बोला है कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी के साथ ज्यादा घट जाएंगे, तो फोकस देखिए, एक एक सप्ताह में एक एक करके जब आते जाएगा, पूरा भविष्य में आज जान लूं, मैं ब्रह्मा जी बनने की कोशिश कर लूं, वीरेंद्र मैं इतना काबिल कभी बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे को बाजार के साथ साथ चलना पड़ेगा। इस वक्त फाइनेंशियल में शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल है, रिलायंस में आ रहा है। आपके सवाल का मोटा मोटा आंसर देने की कोशिश करूं तो हमारे यहाँ पे जो परहेज की लिस्ट है, नो शॉर्ट सेलिंग इन आईटी स्टॉक्स, नो शॉर्ट सेलिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नो शॉर्ट सेलिंग इन एफएमसीजी स्टॉक्स। 200 रुपए का करेक्शन अगर टाटा कंज्यूमर दे देगा तो 200-250 रुपए के करेक्शन में शॉर्ट सेलिंग करके ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में 500-700-800 रुपए के ऊपर की चाल छूट सकती है। तो एफएमसीजी, आईटी वेयर लेट मूवर्स। अभी फियर ट्रेड है, अगर तो एफएमसीजी में घूम फिर के पैसा आते रहेगा, तो इन चीजों को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम एक एक करके सभी का नंबर आ जाएगा, कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर आ जाएगा, कभी मारुति का नंबर आ जाएगा, टाइम टू टाइम आएगा। इस वक्त आज जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो कि बड़े लगातार कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते जा रहे थे कि बड़ा कोलैप्स आएगा, वो शुरू हो गया। देखते देखते 10% निकल गया, पता भी नहीं चला 5-6 दिन में। आईसीआईसीआई बैंक अगला है जिसके लुढ़कने की चार्ट तैयार है। एचडीएफसी बैंक में भी हो सकता है बड़ी सजा मिल जाए इन्वेस्टर्स को। तो अभी इस वीक फाइनेंशियल को बेचिए, रिलायंस को बेचिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक में मेटल्स का नंबर आ जाता है क्या, फिर देखेंगे कि ऑटो का नंबर आ जाता है क्या। पर जो परहेज की लिस्ट है वो छोटी है। नो शॉर्ट सेलिंग इन एफएमसीजी, आईटी एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बाकी अच्छा, क्योंकि सुशील जी ने काम करते जाएंगे। हाँ, सुशील जी, आपने रिलायंस का जिक्र किया। आई मीन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। वेदर इट्स अ शॉर्ट लॉन्ग कॉल, एनी आइडिया, प्लीज़ अपने एक विशेषज्ञ की राय ज़रूर अपने साथ रखिएगा। ये सुशील जी की राय रिलायंस पर थी। अच्छा सुशील जी, आपने आईटी की बात करी, मैं अवॉइड करूँगा शॉर्टिंग यहाँ पे। आईटी पर आपका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से या फिर शॉर्ट टर्म, दोनों ही ये जो आपने कथन कहा कि मैं आईटी को शॉर्ट नहीं करूँगा, आपका व्यू क्या बन रहा है आईटी पे? लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस वक्त, कैसे रेट कर रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें दो बातें मजेदार है जानने लायक। ये जो लीड लैग्स क्रिएट होते हैं वेरियस सेक्टर्स के, देखिए तेजी मंदी घूम फिर के आगे या पीछे सभी जगह पर आती है, पर जो आगे पीछे का जो खेल है इसी को पकड़ना जरूरी है ट्रेडिंग की साइकिल को पकड़ने के लिए। तो आईटी स्टॉक्स घटे लेट से, इनका बॉटम बना लेट से, इसलिए इनकी रैली भी हो रही है बाकी बाजार के हिसाब से लेट से। तो अगर आईटी में एक राउंड अगर ऊपर का शुरू हुआ बहुत लेट से, बाकी इंडेक्स के साथ साथ अगर इनमें एक माइल्ड करेक्शन आ जाता है, माइल्ड पुल बैक आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि सपोज करो अगर यहाँ से निफ्टी को 10% घटना है, फॉर एग्जाम्पल एक विजुअलाइजेशन कीजिए, निफ्टी 4% घटेगी, 2% बढ़ेगी, 4% घटेगी, 2% बढ़ेगी, 4% घटेगी। तो जब निफ्टी 4% घटेगी, आईटी के स्टॉक्स घटेंगे 2%, और जब निफ्टी 2% का रिबाउंड मारेगी, आईटी के स्टॉक रिबाउंड कर देंगे 4 से 5%। तो इस तरह से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स काम करते हैं या अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स काम करते हैं। तो मुझे आईटी के स्टॉक्स में अभी भी अगले महीने 2 महीने में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इनको पुलबैक्स में लेना है, एफएमसीजी को पुलबैक्स में लेना है। तो माइल्ड करेक्शंस तो ओवरऑल जब बाजार घटेगा तो सभी चीज एक दिन कोई दिन अचानक उठ के देखोगे 50 के 50 निफ्टी स्टॉक डाउन है, डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा मुझे लगता है आईटी में, एफएमसीजी में सब डिफेंसिव हो गए हैं। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपसे थोड़ी आज चर्चा कम हो पाई लेकिन समय का अभाव था, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस नज़रिए के लिए। ये सुशील